नमस्कार, अनादि टीवी के खास प्रोग्राम सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपके लिए आपकी हेल्थ से जुड़े, आपकी बॉडी से जुड़ी समस्याओं के सॉल्यूशन लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है महिलाओं से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में महिलाएं खुलकर बात नहीं करती। हमारा आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी और IVF, जिसके बारे में महिलाएं खुलकर बात नहीं करना चाहती। इसी को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर विराज जायसवाल। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। डॉक्टर विराज जायसवाल वरिष्ठ स्त्री रोग और इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ हैं। तो चलिए इनसे सबसे पहले जानते हैं कि इनफर्टिलिटी है क्या। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी कपल चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो पर वो नहीं हो पाता है, तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और कुछ समय कर 6 मंथ्स या 1 ईयर तक कोशिश करने के बाद जब उनको फर्टिलिटी बच्चा नहीं होता है तो उनको डॉक्टर के पास जाके उससे सलाह लेना चाहिए। ओके मैम, जानना चाहेंगे कि जैसे जब कपल आते हैं ट्रीटमेंट के लिए या फिर जब उनको बेबी कंसीव वो करना चाहते हैं, उनको वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं और जब वो ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, तो जब शुरुआती लक्षणों में पता चलता है कि इनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो कारणों का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले दोनों पति पत्नी जो होते हैं उनसे बैठ के कन्वर्सेशन करना होता है, मतलब बातें करना होता है, पता लगाना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है उनकी उम्र कितनी है। इस पर डिपेंड करता है कि आप उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या तय करोगे, और उसके हिसाब से आपको उम्र के हिसाब से उनको टाइम देना होता है। अगर जो कपल है वो कम उम्र का है, 25-26 साल 28 साल के अंदर है लड़की, तो उसमें उनके पास समय होता है, वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें कि आप ट्रीटमेंट उनका पूरा प्लान करते हो वो आप ले सकते हो। पर अगर कपल जो है वो 30 ईयर से अगर ज़्यादा उम्र है लड़की की, तो नेचुरली उनके पास टाइम कम होता है और तब आपको उस स्थिति में उनको थोड़ा ये बात समझानी होती है कि आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और टाइमली पूरा एक्शन लेना है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनकी हिस्ट्री, कि उनकी परिवार में कोई जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है बच्चे नहीं होने की, कोई क्रॉनिक डिजीजेस तो नहीं है, पुरानी बीमारियां जैसे होती हैं अब नॉर्मल बेबीज़ पैदा होने की, या क्रॉनिक डिजीज़ जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। क्योंकि इन सभी चीज़ों का जो कपल होता है उसकी बच्चे पैदा करने की क्षमता पे बहुत असर होता है। तो ये सब पता लगाना पूछना पड़ता है। तो इसमें एक बहुत थॉरो हिस्ट्री लेनी होती है दोनों की, लड़के की और लड़की की। फिर उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानना होता है, क्योंकि कई ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें जो आपका केमिकल्स वगैरह से ज़्यादा हैंडलिंग होती है, तो उसमें आपको इनफर्टिलिटी होती है जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं होती है, तो वो उनसे हिस्ट्री लेनी पड़ती है। प्लस उनका क्या लाइफ स्टाइल है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो ओबीज तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले तो नहीं है। ये सब चीज़ें फर्टिलिटी पे इफेक्ट करती हैं। तो उनके एक थॉरो हिस्ट्री और फिर एक कंप्लीट एग्जामिनेशन दोनों का ही करना होता है, जिससे पता लगता है कि कारण क्या हो सकता है। एक मतलब जो एक अनुमानित कारण की क्या इनके कारण हो सकता है। उसके बाद फिर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है उसको कराते जाते हैं। ये भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि कपल की उम्र क्या है, उनके पास समय कितना है। अगर उनके पास समय कम है तो नेचुरली हर चीज़ फास्ट की जाती है, और अगर उनके पास समय है तो ग्रेजुअली करते हैं। डॉक्टर, जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया जेनेटिक हिस्ट्री का, तो क्या जेनेटिक, अगर कोई ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कई फैमिलीज होती हैं जिनमें बच्चे कम होते हैं, तो आप जब किसी की हिस्ट्री लेते हैं और आपको पता लगता है कि उनके मतलब फैमिली अच्छी है, कई भाई बहन हैं, तो आपको पता होता है कि कोई जेनेटिक मेजर इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी के यहाँ के सिंगल चाइल्ड है तो फिर नेचुरली आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ता है कि क्यों सिंगल चाइल्ड है, क्या कारण है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको इनफर्टिलिटी होती है जिसमें मतलब उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता जो होती है उनके मेल में कम होती है या फीमेल में कम होती है, उसको पूरा एनालिसिस करनी पड़ती है। उनका जो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन जो है चेंज करना पड़ता है। नॉर्मल डायरेक्शन जो अपना एक नॉर्मल जो प्रोटोकॉल है कि ये जांचें अपन कराते हैं, उनसे हट के उनका थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जेनेटिक स्टडी करनी पड़ती है, DNA टाइपिंग वगैरह करानी पड़ती है कि उनको कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं है बॉडी में। डॉक्टर, जानना चाहेंगे, हर बीमारी के जैसे कुछ ना कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं जिनसे हमें उस बीमारी के शुरुआती लक्षणों का पता चल जाता है। तो क्या इनफर्टिलिटी में भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे आप खुद पता कर सके? क्योंकि आजकल बहुत से कपल ऐसा चाहते हैं कि शादी के वो कई सालों बाद बच्चा चाहते हैं, तुरंत नहीं चाहते, सबके अलग अलग रीजंस हैं। तो अगर उन्हें लक्षणों का तभी पता चलता है, उन्हें बीमारी का तभी पता चलता है जब वो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, यानी कि शादी के 5 साल बाद, 8 साल बाद, जो उनकी चॉइस है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लक्षणों से शुरुआत में ही पता लगाया जा सके ताकि ट्रीटमेंट में आसानी हो सके?
देखिए लक्षणों में यह है, एक तो मैंने जैसा आपको बताया कि हेरिडिटी डिजीज़ कोई फैमिली में नहीं होना चाहिए। फैमिली में अगर कोई बीमारी है तो नेचुरली उन लोगों को ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि बीमारी उनके अंदर भी आ सकती है। कोई अगर मेंटली रिटार्डेड बच्चा उनके यहाँ पैदा है, ज़्यादा भाई बहन उनका कोई मेंटली डिरेंज्ड है या उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो नेचुरली उनको ये कॉन्शियस होना चाहिए कि उनके अंदर कोई परमानेंट डीएनए में कोई डिफेक्ट हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर जेनेटिक स्टडी में कम बच्चे हैं तो भी उनको ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। फिर क्या होता है कि आजकल जो लोग हैं वो लेट शादी करते हैं, तो फर्टिलिटी की एक उम्र होती है जिसकी जानकारी, जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं इसमें जो मेरा मकसद है मेन ये यही है कि लोगों को इस बारे में जानकारी हो। क्योंकि अपने यहाँ इतना सब लोग पढ़ लिख गए हैं, जॉब ओरिएंटेड हो गए हैं, लड़कियां इतनी कैरियर कॉन्शियस हो गई हैं, पर इस बारे में कभी भी डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं समझते। शादी के बाद आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप दुनिया भर के पैसे खर्च करते हो कपड़ों पे, पर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ, उसके बारे में आप कभी डॉक्टर से जाके सलाह नहीं करते कि डॉक्टर साहब आपकी हमारी मैरिटल लाइफ के बारे में क्या सलाह है, हमें कैसा अपनी लाइफ लीड करना चाहिए। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लड़कियां हैं मोस्टली आपको अपना कैरियर बनाने में 28 साल मिनिमम लग जाते हैं। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप एमबीए करो, चाहे इंजीनियर बनो, जो भी एक आपका टारगेट होता है कि मैं ये प्रोफेशन में जाऊंगी, उस प्रोफेशन में तकरीबन आपके 28 साल की उम्र हो ही जाती है। और 28 के बाद आपकी फर्टिलिटी जो है, लड़कियों के लिए बता रही हूँ मैं बात, लड़कियों की फर्टिलिटी जो 28 के बाद गिरने लगती है और 34 तक गिरती है, और 34 के बाद तो बहुत तेजी से गिरती है। तो अगर आपने 30 साल की उम्र में शादी की है और फिर आप सोच रहे हो कि अभी 2 साल तो मैं बच्चा नहीं करूंगी, क्योंकि आपने सलाह तो ली नहीं, आपने खुद सोच लिया कि अभी 2 साल तो मेरे को सेटल होना है, मेरे प्रोफेशन में मैं सेटल्ड नहीं हूँ, तो आपने जो आपका सबसे कीमती समय है फर्टिलिटी का, जिसमें आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली प्रेग्नेंट हो जाएंगी, वो तो आपने निकाल लिया। अब जब आप 2 साल बाद सोचोगी कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तब तक आप ऑलरेडी यू हैव लैंडेड अप इन लो फर्टिलिटी, है ना, ऑलरेडी आप लो उसके लो फर्टिलिटी में आप ऑलरेडी आ गए हो। तो ये चीज़ की जानकारी हर लड़की को और लड़के को होना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी फर्टिलिटी को कम करती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है उम्र, लड़कों को भी 40 साल के बाद उनकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है आपका एडिक्शन, जो आजकल लाइफ स्टाइल हो गई लोगों की कि सिगरेट पीना लोग बिल्कुल फैशन समझते हैं, जबकि टोबैको चाहे लड़कियां लें चाहे लड़के लें, टोबैको आपकी फर्टिलिटी को बहुत तेज़ी से कम करता है। और अगर आपको बच्चा होता भी है तो उस बच्चे को अबॉर्शन होने के चांसेस, डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल जो आजकल एक लाइफ स्टाइल हो गया है, वो भी बहुत ज़्यादा करता है। तो ये सब चीज़ें जो फिर प्रोफेशनल, आप कौन सा प्रोफेशन आप कर रहे हो, आपका एक्सपोजर किस टाइप का है, केमिकल्स को एक्सपोज हो रहे हो, ज़्यादा हीट को एक्सपोज हो रहे हो, हीट एक्सपोजर जो है मेल्स को बहुत प्रभावित करता है। दूसरा जो है आपका डाइट है, आपको ओबेसिटी और अंडरवेट दोनों नुकसान करते हैं। अगर आपका बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, अगर आपका 30 के ऊपर है या आपका 19 के नीचे है, तो दोनों ही आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप बहुत पतले होते हो, कई लोग जैसे फैशन लाइनिंग वगैरह में, फैशन वाले उसमें होते हैं, फैशन इंडस्ट्री में, तो वो लोग जरूरत से ज़्यादा वेट लॉस करती हैं लड़कियां, तो दे ऑल्सो टर्न अप इनफर्टाइल। और लड़कियां जो हैं जो ज़्यादा ओबीज हो जाती हैं लाइफ स्टाइल के कारण, तो उनको भी इनफर्टिलिटी होती है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लाइफ स्टाइल प्लस जो आजकल हो गया है कि बिल्कुल आप एक्सपोज नहीं होते हो जनरल एटमॉस्फेयर को, आप घर में ही रहते हो पूरे टाइम, टीवी देख रहे हो या कंप्यूटर कर रहे हो, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ये तो बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि अगर आप गोद में रख के काम करते हो कंप्यूटर से, तो उसकी रेज आपको मेल इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस करती हैं। तो आप उस पर टीवी, जो आप मोबाइल पूरे टाइम लेके काम करते हो, मोबाइल की भी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जाती हैं जो आपको इनफर्टाइल बनाती हैं। फिर जो डाइट आजकल हो गई है, डाइट में आप इतना फास्ट फूड लेते हो, तो फास्ट फूड में मोस्टली मैदा होती है, मैदा इज नॉट गुड, वो आपको ओबेसिटी करती है और आपको परमानेंट डैमेज भी करती है बॉडी को। तो उसके कारण ओबेसिटी होती है, तो उसके कारण ओबेसिटी के कारण आपको इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा, आपकी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज का पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करती है, वो आप करते नहीं हो। विटामिन डी एक्सपोजर कम हो गया है, विटामिन डी डेफिशिएंसी और एक्सरसाइज नहीं करना, लेट सोना, लेट उठना, कंप्यूटर वगैरह करना, ये सब आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक है आजकल जिसकी बहुत इंसिडेंस बढ़ गया है, जो इनफर्टाइल करता है। इसको आप कैसे जान सकते हो? अगर किसी भी लेडी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो ये चांसेस बहुत कम है कि उसको इनफर्टिलिटी होगी। पर अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, लेट है, वो ओबीज है, तो चांसेस हैं कि वो इनफर्टाइल होगी। तो ये अगर आप ओबेसिटी से ग्रस्त हो और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, अगर आपको मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है,
तो वो भी एक डिजीज़ के कारण होता है, जो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है, जो कि एंडोमेट्रियोसिस के नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में आम जनता को जानकारी कम है। एंडोमेट्रियोसिस में जो लड़की होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है मेंसेस में, और वो पूरा अंदर के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है आपका। आप उसको लाइट लेते हो, पेन किलर खा लेते हो, आप सोचते हो कुछ नहीं है, सबको तो होता है, पर देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर कि आपको इतना पेन होता है तो क्यों होता है, आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैं तो चाहूँगी कि हर जो माँ है, उसकी लड़की अगर 13-14 साल की उम्र में जब मेंस्ट्रुएशन उसका स्टार्ट होता है, अगर उसका अनावश्यक वेट बढ़ता है या उसको ज़रूरत से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पेन होता है, तो उसको कुआरेपन में ही जाके डॉक्टर से फ़ौरन सलाह लेना चाहिए। तो डॉक्टर उसी वक्त इन्वेस्टिगेट करके उसको आगे के लिए गाइडलाइन दे देगा कि आपको क्या, कब शादी करनी है, कब आपके लिए पॉसिबल है, कौन सी दवाएं आपको खाना है, जिससे आप इन चीज़ों को कम कर सकते हो। मतलब जो छोटी छोटी उनका इफेक्ट कम कर सकते हो। हाँ, छोटी छोटी चीजें, मतलब हेल्थ अवेयरनेस बोलते हैं जिसको। मतलब एक तो होता है कि आपको डिजीज हो गई और फिर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और एक होता है यू आर अवेयर कि किस चीज के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप पहले से प्रिवेंट कर रहे हो। तो अगर आप प्रिवेंशन करोगे तो नेचुरली आपको प्रॉब्लम होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। मतलब जो छोटी छोटी चीजें जिन पर हम ध्यान नहीं देते वो भी इसका कारण बन जाती हैं। तो डॉक्टर, एक और चीज जानना चाहेंगे, स्ट्रेस आजकल बहुत सी बीमारियों का कारण बन रहा है, तो क्या स्ट्रेस भी इनफर्टिलिटी का कारण है? स्ट्रेस इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है, और 5% पेशेंट जो होते हैं वो सिर्फ इसीलिए कंसीव नहीं होते हैं कि उनके अंदर इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है इस चीज़ को लेके कि वो क्यों नहीं कंसीव हो रहे हैं, और जैसे उनका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है तो वो कंसीव कर जाते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने बहुत सारे कपल देखे होंगे, इनको दुनिया भर का इलाज करने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, इवन आईवीएफ भी उनका फेल हो रहा है। हाँ। टेस्ट ट्यूब भी फेल हो रहा है उनका, और उसके बाद वो सब छोड़ देते हैं और बच्चा गोद ले लेते हैं। हाँ। और उसके बाद उनको खुद का बच्चा आ जाता है। हाँ। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट दे आर अंडर स्ट्रेस, जिसके कारण उनको बच्चा नहीं हो रहा था। दूसरा, आपने देखा होगा कि लोग साधु संतों के पास जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे मन्नत मांग रहे हैं और कंसीव कर जाते हैं। बिल्कुल। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उनकी जो आस्था होती है भगवान के ऊपर, वो उनका स्ट्रेस खत्म कर देती है कि अब मैं ये मन्नत मांग के आ गई, अब मेरे को बच्चा हो जाएगा। स्ट्रेस रिलीज होता है, दे कंसीव। जो आज तक लोग जो जा के साधु संतों के पास जो करते हैं, उनके प्रणाम लेते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनकी भभूति वगैरह खाते हैं, वो सब इसका स्ट्रेस कम करते हैं। तो स्ट्रेस कम होने से आपको कंसेप्शन खुद ब खुद हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, और स्ट्रेस को रिलीव करने के जो चीज़ें हैं वो ये हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, मेडिटेशन है, योगा है, ये सब चीज़ें स्ट्रेस कम करती हैं। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में इसको शामिल रखना चाहिए। डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि क्या जिनको एक बेबी हो चुका है, तो क्या उनको भी दूसरी बार में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक तो एज फैक्टर, आपको पहला बच्चा हो गया सपोज 30 साल में, फिर आप सोचते हो अरे कम से कम मेरे बच्चों में 5 साल का गैप होना चाहिए। आपने अपनी उम्र 35 कर ली, अब 34 के बाद तो आपकी फर्टिलिटी तेजी से डिक्लाइन कर गई, तो आपको कैसे बच्चा होगा? और फर्टिलिटी डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि एक तो आपके अंडे बनने बंद हो जाते हैं। जो एक नॉर्मल लेडी को जो फर्टाइल पीरियड में होती है, उसको हर महीने एक एग बनता है। बिल्कुल। अब जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आपको एग नहीं बनता, आपकी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हो जाती हैं, मतलब एग नहीं बनता है। जब एग नहीं बनेगा तो आप कहाँ से कंसीव करोगे? दूसरा क्या होता है, जितना ज़्यादा समय आपको शादी के बाद हो जाता है, उतना ज़्यादा आप इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हो, तो आपको इन्फेक्शन होने के कारण आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। आपकी पहली जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आपने कहाँ डिलीवरी कराई, किस तरीके से आपकी डिलीवरी हुई, उसके बाद आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए या नहीं हुए, ये भी डिपेंड करता है। अगर मान लो आपको बहुत इन्फेक्शन हो गया डिलीवरी के बाद, आपने किसी ऐसी जगह पर डिलीवरी करा ली जहाँ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है इन सब चीज़ों का, जैसे लोग होम डिलीवरी कर लेते हैं, है ना। तो अब उससे आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, दैट बिकम्स अ कॉज। डॉक्टर, आपने बताया आईवीएफ प्रोसेस के बारे में, तो अब जानना चाहेंगे थोड़ा, क्या एआरटी प्रोसेस और आईवीएफ प्रोसेस सेम है? हाँ, एआरटी का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का मतलब ये है कि इंसान अपने आप जो नॉर्मल इंटरकोर्स और नॉर्मल लाइफ स्टाइल से कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप मदद कर रहे हो। असिस्टेड मतलब मदद करना। अब मदद करने में उसके स्टेज होती हैं, जिस चीज़ का उसको रिक्वायरमेंट है वो मदद आप करोगे। अगर किसी को सिर्फ जरा सा गाइड करने से ही वो ओव्यूलेशन के लिए आपने उसको अंडा बनने की दवा दे दी और उसका अंडा बन गया और वो कंसीव हो गई, तो ये भी आ गया आर्टिफिशियल आईआरटी में। अगर उसको आईयूआई की जरूरत पड़ रही है, अगर मेल फैक्टर है, आदमी के शुक्राणु कम है या उसके शुक्राणु चलते नहीं है, इस टाइप का मेल फैक्टर, तो उसके लिए आईयूआई मददगार होता है। इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, तो वो भी असिस्टेड हो गया। और थर्ड स्टेज उसकी आ जाती है आईवीएफ, जिसमें आईवीएफ में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं, जैसे इक्सी है, टीसे पीसे है, तो उसमें तो वो भी आर्टिफिशियल। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को सब मिला के एआरटी कहा जाता है। और उसकी अलग अलग ये हैं, यूआई, आईवीएफ, इक्सी, अलग अलग उसके
अलग मतलब प्रोसीजर्स हैं। हाँ डॉक्टर, हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जो आईवीएफ के बारे में अभी अच्छे से नहीं जानते होंगे, यही कुछ कारण है कि वो आईवीएफ करवाने से डरते भी, मतलब उनको प्रॉब्लम भी होती है तो भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पहले जानना चाहेंगे कि आईवीएफ प्रोसेस क्या है? आईवीएफ एक जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बाय डेफिनेशन बताती हूँ कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ खुद होती है तो उसको हम बोलते हैं इन वीवो। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन सभी का होता है। इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर अपने आप अंडा बनता है, अपने आप सेक्स करते हो, स्पर्म पहुंचते हैं और आप फर्टिलाइज होते हो, ठीक है। जब इस प्रोसेस को बाहर किया जाता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आप बॉडी के बाहर कर रहे हो। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें जो एग होता है उसके अंदर स्पर्म पेनिट्रेट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब आप बाहर करते हो तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, ट्यूबल फैक्टर के कारण, मतलब ट्यूब में आपके ब्लॉकिंग है तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन आपको हो नहीं सकता है। तो इसलिए आप बाहर फर्टिलाइजेशन करते हो, एग्स को भी बाहर निकाल लेते हो, स्पर्म्स तो बाहर रहते ही हैं, दोनों को मिला के आप फर्टिलाइज बाहर कराते हो लैब में, और जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तब उसको आप यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हो। तो ये प्रोसेस कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो मेन होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, किन कारणों से नहीं होता है, इन सब कारणों की जानकारी हर मरीज में अलग अलग होती है। तो उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से मेल फैक्टर है, मतलब पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है, या एग नहीं बन रहे हैं, या एग जो है उनके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, रप्चर नहीं हो रहे, एग फट नहीं रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहा है जो एग है वो फॉलिकल के, इन सब के हिसाब से उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स को लिया जाता है। हाँ डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि आईवीएफ जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? आईवीएफ प्रोसेस में उतना ही टाइम लगता है जितना एक नॉर्मल कंसेप्शन में लगता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल में भी जो एक लेडी होती है उसका एग जो होता है वो, अगर उसकी साइकिल 28 दिन की है, जो एक नॉर्मल साइकिल मानी जाती है 28 डेज की, तो अगर उसकी 28 डेज की साइकिल है तो वो 12वें दिन उसका एग बनता है और 14th डे रप्चर होता है। तो हम लोग जब आईवीएफ करते हैं तो हम लोग उसको मल्टीपल ओव्यूलेशन कराते हैं उसका, क्योंकि हमें एग बाहर निकालने हैं। तो फर्स्ट डे से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसको हम इंजेक्शन के जरिए ज़्यादा एग बनाते हैं, और ज़्यादा एग बना के 12वें दिन उसको रप्चर का इंजेक्शन लगा के 13वें 14वें दिन उसके एग हम लोग रिट्रीव कर लेते हैं बाहर। ये बहुत ही माइनर प्रोसीजर है जिसमें हल्का सा एनेस्थीसिया दिया जाता है और इंजेक्शन के जरिए उनको बाहर निकाल लिया जाता है। कोई काटपीट और सर्जरी नहीं होती है, सिर्फ एनेस्थीसिया देके इंजेक्शन जैसे लगाते हैं ना अपन हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे ही वेजाइनल प्रोब से हम लोग इंजेक्शन लेके और उनको बाहर निकाल लेते हैं और उनको एक ट्यूब में रख लेते हैं। और मेल के जो स्पर्म होते हैं वो खुद दे देता है, वो उनको हम लोग वॉश करके उनका जो स्मैग्मा उसमें होता है, जो कि स्मैग्मा की जरूरत नहीं होती है, स्पर्म की जरूरत होती है, स्मैग्मा को उससे हटाने के लिए उसको वॉश किया जाता है और फिर स्पर्म्स को ले लेते हैं और फिर स्पर्म्स को एग के पास रख देते हैं। तो वो खुद ब खुद अपने आप एग के अंदर जाके और फर्टिलाइजेशन कर देते हैं लैब में, ट्यूब के अंदर, और फिर उसको वहाँ पे लैब में हम लोग जो यूट्रस के अंदर जो कंडीशन होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की और टेम्परेचर की, जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसको मिमिक किया जाता है लैब के अंदर, और लैब में वो सब होता है। तो वहाँ पे लैब में वो बच्चा जो है इंक्यूबेटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर के अंदर वो फर्टिलाइज जो ओवम होता है वो ग्रो कर जाता है, और जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको वेजाइना के थ्रू जैसे नॉर्मल होता है वैसे उसको यूट्रस के अंदर रख देते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस है, जितनी भी ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये ट्यूब के अंदर होती है, लेडी की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर होती है, और 6 दिन तक बच्चा उस ट्यूब के अंदर ही रहता है। 6th डे आके वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। तो इसलिए हम लोग 6th डे उसको बने बनाए को यूट्रस के अंदर नीचे से रख देते हैं, उसी जगह पे जहाँ पे वो खुद आके रहता है। ठीक है डॉक्टर, लोगों के कुछ सामान्य से कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो पूछना चाहेंगे आईवीएफ के बारे में। क्या आईवीएफ करवाने के तुरंत बाद ट्रैवल कर सकते हैं, और कितने दिन का अगर रेस्ट लेना है तो कितने दिन का रेस्ट लेना होता है? एक्चुअल में आईवीएफ के बाद किसी रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आईवीएफ प्रोसीजर के बाद सिर्फ हम लोग 2-3 घंटे पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं उसको, जो हम लोग एम्ब्रियो बना के डालते हैं यूट्रस के अंदर, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सिर्फ पेशेंट को 2-3 घंटे अस्पताल में रहने की जरूरत होती है, उसके बाद वो घर जाके आराम कर सकता है। पर जैसे एक आम लेडी जब कंसीव होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप जंप नहीं करो, सीढ़ी नहीं चढ़ो, वजन नहीं उठाओ, नीचे बैठ के ज़्यादा काम मत करो, क्योंकि उससे प्रेशर पड़ेगा तो आपको नेचुरली अबॉर्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो वही सब प्रिकॉशन एक, क्योंकि आप तो प्रेग्नेंट हो गए ना भाई, नॉर्मली जब आप कंसीव होते हो आपको कब पता लगता है? जब आपका पीरियड मिस होता है। हाँ। पर जब आप आईवीएफ करते हो तो जिस दिन हमने आपका एम्ब्रियो डाल दिया, हमें मालूम है कि आप कंसीव हो गए। तो जो सब प्रिकॉशन एक प्रेग्नेंट लेडी लेती है वही सब प्रिकॉशन उनको लेना होता है, कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं होता है। अच्छा। पर लोग क्योंकि बहुत मुश्किल से कंसीव होते हैं, इतने धक्के खा लेते हैं, बहुत मेंटली बहुत हरास हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं,
और इतने डरे रहते हैं, फिर इतना पैसा खर्च करते हैं, तो उनको अपने आप वो प्रिकॉशन लेते हैं। एक्चुअली मेडिकली ऐसी किसी भी बेड रेस्ट की और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर जानना चाहिए, आजकल की जैसे बिजी लाइफस्टाइल चल रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में रहते हैं, दोनों पहले अपने करियर को पहली प्रायोरिटी मानते हैं कि हम पहले करियर बनाएंगे, पहले पूरी करेंगे, फिर फैमिली प्लानिंग करेंगे, तो क्या ये भी अफेक्ट करता है? क्योंकि ये इफेक्ट नहीं करता है, ये इसमें सिर्फ इफेक्ट इसी चीज का होता है कि आप, पहली बात तो ये कि आपका प्रोफेशन क्या है। हाँ। अगर आपका प्रोफेशन केमिकल्स से एक्सपोजर वाला है तो नेचुरली आपको पता होना चाहिए कि समय के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी। दूसरा क्या होता है कि एज बहुत बड़ा फैक्टर, जो मैंने आपको पहले बताया। तो आप अगर 3 साल अपने कैरियर को दे देंगे और कैरियर बनाने के टाइम आपने ऑलरेडी लेट शादी करी है, तो आपका जो प्राइम टाइम है कंसीव होने का वो तो आपने पूरा वेस्ट कर दिया। तो आप अननेसेसरी बिना किसी कारण के, सिर्फ अपने थोड़े से नॉलेज नहीं होने के कारण आप इनफर्टाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं, जबकि आप इनफर्टाइल हो नहीं, पर जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज नहीं थी कि कौन सी एज परफेक्ट होती है। हाँ। और आप नादानी में आप अननेसरी लैंड अप कर जाते हो। मतलब एक कारण ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज की कमी भी बहुत नॉलेज की कमी सबसे बड़ा फैक्टर है। अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। इसीलिए ये जो प्रोग्राम आप कर रही हैं, मैं आपकी बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक आम जनता तक ये बात पहुंचाना कि आप अपनी छोटी मोटी लापरवाही के कारण या नई नॉलेज होने के कारण भी कैसे लैंड अप कर सकते हो एक इनफर्टिलिटी में, और फिर कितना आपका मेंटल स्ट्रेस, कितना आपका पैसा बेवजह आपका खर्च होता है, जो कि आप थोड़ा समय से पहले अगर आपको नॉलेज होती तो आपको करना ही नहीं पड़ता। डॉक्टर, एक और चीज़ पूछना चाहिए, टेक्नोलॉजी के टाइम में एक और नई चीज़ सुनने में आई, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, तो ये क्या प्रोसेस है? फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि क्या है, देखिए कि कैरियर बनाना भी आजकल जरूरी है लड़कियों का, क्योंकि आजकल जो लाइफ स्टाइल हो गया है लोगों का, जो डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, जो लोग एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम्स जा रही हैं, इतने ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, ईगोइस्टिक हो गए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि लाइफ में थोड़ा सा ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर कोई लेडी अपना कैरियर बनाना चाहती है और बहुत उम्र उसकी हो रही है, तो वो अपने ओवा प्रिजर्व करा सकती है। ओवा जब हम आपको आईवीएफ करते हैं तो हम निकालते तो आपके ओवा ही हैं, तो हम आपके ओवा निकाल के और हम उसको विट्रीफाई कर सकते हैं, -95 डिग्री टेम्परेचर में हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर देते हैं। तो वो जब भी आपको बच्चा करना है तब आप उनको वापस थॉ करके, मतलब उनको पिघला के आप उनसे आईवीएफ प्रोसीजर कर सकते हैं। डॉक्टर, कितने समय एक अनमेरिड लड़की जो है, जिसको लग रहा है कि मेरा कैरियर जो है टाइम ले रहा है और मैं अपने कैरियर से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, तो वो अपने एग प्रिजर्व करा सकती है। वो कितने भी साल रखे रह सकते हैं, 50 साल रखे रह सकते हैं। मतलब अनमैरिड के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज। तो अनमैरिड लड़कियां जितनी भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे जिनको नॉलेज है वो कर रही हैं आजकल, इट इज वेरी कॉमन हैपनिंग। दूसरा क्या है कि अगर मान लो आपकी शादी हो गई है और तब किसी भी कारण से आप बच्चा नहीं रख सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, बिल्कुल, कि आपको कैंसर डायग्नोस हो गया, उसकी आपको ट्रीटमेंट कराना है, तो बिफोर टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आप अपने एम्ब्रियो प्रिजर्व करा सकते हैं आईवीएफ करा के। आपने पोस्टपोन कर दिया जरा सा अपने ट्रीटमेंट को और आपने अपने एम्ब्रियो प्रिजर्व करा दिए, तो कैंसर के बाद क्या होगा, नेचुरली कैंसर के रेडिएशन और केमिकल्स के कारण आप मेनोपॉज में चले जाते हो, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपका कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म होगा, आपके जो प्रिजर्व्ड ओवा हैं उनको आप डाल सकते हो, बना सकते हो। और आजकल तो ओवरी प्रिजर्व कर लेते हैं, अगर आपको बॉडी के दूसरे पार्ट का कैंसर है तो ओवरी को निकाल के और उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, विट्रीफाई कर लेते हैं, और जब आपका कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ओवरी को वापस इम्प्लांट कर देते हैं। मतलब ये पूरी तरह से सेफ है डॉक्टर, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं, की बहुत कमी है कि बिल्कुल सेफ है। ये बहुत अच्छा विकल्प है जिससे आदमी अपनी फर्टिलिटी को एक अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकता है। जैसे कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने, मतलब बच्चा उनका 25 साल का है, उन्होंने 2 बच्चे किए और 25-26 साल की उम्र में उसको कैंसर निकल आया, एक्सीडेंट से डेथ हो गई। अब उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है ना बच्चा पैदा करने का, क्योंकि अगर वो बच्चा करेंगे भी, हम उनको आईवीएफ से बच्चा करा सकते हैं, पर क्योंकि लेडी की फर्टिलिटी तो 37 के बाद खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 40, उसके बाद तो उसके एग बनेंगे नहीं, तो उसके पास सिर्फ यही विकल्प रह जाता है कि वो किसी और का ओवा लेके और फिर बच्चा फर्टिलाइज करे। हाँ। तो पर मजबूरी में बेचारी करती है वो, पर अगर वो अपने ओवा प्रिजर्व करा देती है अपने यंग एज में, आपने 2 बच्चे कर लिए और फिर आपके ओवा तो वेस्ट ही हो रहे हैं ना हर महीने, आप उनको फर्टिलिटी उसके थ्रू प्रिजर्व करा दीजिए। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप उनको इम्प्लांट करके बच्चा कर सकते हो, किसी भी उम्र में कर सकते हो। तो आज हमने डॉक्टर से जाना कि आईवीएफ क्या होता है, इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत सी जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि लोगों में जो जागरूकता की कमी है, कि जिस जागरूकता की कमी के कारण लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनका इलाज नहीं करवा पाते। बहुत से मिथ्स भी हैं इसको लेकर कि क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण निकल कर सामने, और छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम अपनी डेली लाइफ में कर देते हैं, लाइक विटामिन डी की कमी भी इसमें
डॉक्टर ने बताया, काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें बताएं, वजन का कम होना, जिन पर हम ध्यान पहले नहीं देते। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो मैंने उतना हाईलाइट नहीं किया था उसको, कि इंडियन जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से इंडियन लेडीज रहती हैं, उसमें इन्फेक्शन का बहुत रोल है। तो इन्फेक्शन जो है, कभी भी अगर आपको थोड़ा भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, आपको इन्फेक्शन होता है, पेट में दर्द होता है, तो आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपका आगे चल के आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। तो इवन अनमेरिड लड़कियों को भी अगर होता है, जैसे वो जिम वगैरह जाती हैं, बहुत काम करती हैं, कहीं से भी इन्फेक्शन ले सकती हैं। यूरोपियन जो आप जो ये यूरोपियन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, इसमें क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको थोड़ा भी अगर इन्फेक्शन हो तो आपको फौरन, भले ही आप अनमेरिड हो, पर आपको डॉक्टर के पास जाके फौरन ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा इन्फेक्शन आपको आगे चल के आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। हाँ, मतलब छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हम कर देते, छोटी तो छोटी, वो आप फौरन डॉक्टर के पास जाने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जो लोगों के मन में क्या कि अनमेरिड है तो क्यों डॉक्टर के पास गई है, अनमेरिड लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको जाके फौरन डॉक्टर को दिखा के अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि आप कैसे अपनी लाइफ को लीड करो, और जिससे आपको मिनिमम डॉक्टर की जरूरत पड़े। डॉक्टर भी मतलब अपने अगेंस्ट ही बोलेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस कम करेगा वो आपको समझा के, पर वो आपको डेफिनेटली समझाएगा कि आपको कैसे, आप कम से कम डॉक्टर की आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे। मतलब हमारी जो डेली लाइफ है, हम उसमें थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा कंसर्न करके कि हमें क्या करना है, उसको लेकर हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, आज के हमारे इस कार्यक्रम सॉल्यूशन में फिलहाल इतना ही। और भी आपके जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है, आपकी हेल्थ से जुड़ी, आपकी बॉडी से जुड़ी, उनके सॉल्यूशंस पाने के लिए देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम सॉल्यूशन। फिलहाल इतना ही, बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। थैंक यू।